बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे एडवोकेट मौजूद हैं कराची में, मोस्ट एक्सपीरियंस लॉयर हैं, कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, 21 साल की स्टैंडिंग रखते हैं और बार पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एमल कासिर साहब, जो कि सिंध बार काउंसिल में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं 2025 के। तो आइए सर से बात करते हैं बार पॉलिटिक्स के हवाले से और जनरल एडवोकेसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं चाहूँगा जो मैंने इंट्रो में चीज़ें मिसिंग कर दी हैं वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम एमल कासी है, एज यू नो। और वकालत के पेशे से मैं मुंसलिक हूँ। एलएलबी मैंने 2000 में की थी, थोड़ा सा लेट मैंने वो स्टार्ट लिया था। तो वकालत के पेशे से मैं 2003-4 से मुंसलिक हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में इनरोल हो गया था कुछ साल पहले। बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ कराची में छोटी मोटी। सर मेरी नॉलेज के मुताबिक गालिबन आपने इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं सिंध बार से पहले, तो अब आप सिंध बार काउंसिल में आ रहे हैं, तो क्या वजह है कि पहले के जो इलेक्शन से उस से आपने क्या सीखा कि आप सिंध बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला लिया आपने? बड़ा अच्छा सवाल है, क्या सीखा। मैंने कंटेस्ट किया था हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए 2023 में। और उसमें मैंने ये सीखा, लाइक आई सेड, मेरे 20 साल हो गए, 19 साल 18 साल तक मैंने कोई सियासत नहीं की थी, बार पॉलिटिक्स में नहीं था। अपनी प्रैक्टिस करता था और निकल जाता था। पर फिर कुछ मामलात ऐसे हुए कि बार पॉलिटिक्स में आ गया। 2023 तक जो है, या 22 तक फॉर दैट मैटर, 18 साल या 17 साल मेरी स्टैंडिंग थी बैक देन। तो मेरे जो भी दोस्त थे, जो भी यार थे, बार में मिलते रहते हैं डेली के, तो वो तो अपनी जगह थे। मगर जो बार पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मुझे एक दोस्तों का एक्सपोजर मिला है, डेप्थ मिली है, यानी यहाँ से लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से मैं कांटेक्ट में भी हूँ और इज़्ज़त का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, घोटकी तक और बियॉन्ड है, मानसेरा तक भी है। तो ये जो खूबसूरत दोस्त मैंने कमाए हैं बार पॉलिटिक्स में, जो इतने खूबसूरत दोस्त जो कि काले कोट के रिश्ते में पिरोए हुए दोस्त हैं, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे बार पॉलिटिक्स का, कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, हर इलाके में मिले हैं। सीखा और क्या सीखा, इलेक्शन लड़ के ये सीखा। देखिए, मैं बार पॉलिटिक्स में कुछ अगर आया हूँ या था या जो भी है, तो मेरी एक एक विजन कह लें आप उसको, कुछ भी कह लें, चाहता हूँ कि कोई कॉन्क्रीट काम हो। हमारे एक सीनियर हैं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, शरफरीदी साहब। शरफरीदी साहब इसी शहर में पाए के वकील थे। मैंने तो नहीं देखा था उनको, पर उनके बारे में आज तक सुनते हैं। वकालत भी थी, सब कुछ था, बट ही वेंट बियॉन्ड वट एवर मीन्स दैट ही हैड बैक इन दोज डेज। और उन्होंने लॉयर्स के लिए जो वेलफेयर के काम डिग्निफाइड मैनर में जो करके गए हैं, आप यकीन जाने आज भी लोग, हम लॉयर्स उनको याद करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार पॉलिटिक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मेरे हिसाब में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हमें कुछ करना चाहिए। बार में अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, दोस्तों ने आप पे ट्रस्ट किया, दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया, आप किसी पोजीशन पे आ गए, तो देन यू मस्ट डू ग्रेट थिंग्स फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स। आप बहुत काम कर सकते हैं। वो पोजीशंस ऐसी होती हैं, अब हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट का नहीं जीत सके, या जो भी हुआ वो सबको पता है क्या हुआ। ये भी मैंने सीखा बाय द वे, कि यहाँ तक चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो गई हैं कि हमारे इलेक्शंस में अब रिगिंग करना, या सॉरी टू से लफ्ज़ बहुत बुरा है, अच्छा नहीं लगता, मगर चीटिंग करना अब वो एक नॉर्म बनता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये बार्स हैं, ये सारी ऑनरेरी पोस्ट हैं। जो दोस्त खिदमत का जज्बा रखते हैं, जिनके पास कोई प्लान है, कोई लाइन ऑफ एक्शन है, दे मे कम एंड द रेस्ट ऑफ देम शुड सपोर्ट देम। और वो कुछ करें, हर टेन्योर में नहीं तो 2-3 साल के टेन्योर में कोई एक कॉन्क्रीट बड़ी चीज़ तो हम लॉयर्स के लिए कर सकते हैं। तो ये मैंने सीखा था, और अब मैं सिंध बार में बिल्कुल कंटेस्ट करने की पोजीशन में, और कंटेस्ट कर रहे हैं हम लोग दोस्त।
सर आप कराची के कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, काफ़ी नाम है आपका। तो बार पॉलिटिक्स में आकर इससे तो वकालत मुतासिर होती है, तो वो अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस है उससे आप कैसे टाइम निकाल के एक बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं? इससे ये क्वेश्चंस डेवलप होता है यंगस्टर्स के माइंड में कि इनका क्या बेनिफिट है कि बार पॉलिटिक्स में क्यों आए अपनी वकालत छोड़ के? वेल जनरली तो मैं नहीं बोल सकता, आई कैन ओनली स्पीक ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मेरी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है, जाहिर है, मगर मैं रेगुलर अपने केस देखता हूँ, और चाहे लोअर कोर्ट्स हो, चाहे मलीर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आउट स्टेशन कोई मैटर हो, आई अटेंड माई केसेस रेगुलरली। और ज़्यादा थोड़ा बहुत तो वो टाइम का होता है। अब क्या बेनिफिट है इनको, क्यों स्पेशल वो निकाल के जी मैंने क्यों खिदमत करनी है, तो मैंने आपको थोड़ा सा मेरा जो माइंड है, जो मेरी सोच है, वो मैंने आपको थोड़ा सा वो शर्फ फरीदी वाले साहब के बारे में जो मैंने आपको बताया वो यही है। देखिए, मैंने 18 साल जब वकालत की तो मैंने बार पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं की थी। जितने दोस्त मुझे जानते हैं उनको सबको पता है, कभी नहीं, सबके कहने पे वोट दिए, सबको सपोर्ट करता रहा ओवरऑल। जो दोस्त अच्छा था, जो मेरिट्स पे मुझे अच्छा लगता था, मगर मैंने बार पॉलिटिक्स खुद नहीं की। फर्स्ट टाइम इन माई 21-22 साल की स्टैंडिंग में मैंने ये प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन लड़ा खुद, और अभी दूसरा कंटेस्ट कर रहा हूँ। द थिंग इज, अच्छे लोग देखें, बार एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ा पिविटल कंपोनेंट है आपका जो जुडिशल सिस्टम है उसका। और जुडिशल सिस्टम जो है वो पूरी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल एक पार्ट है, अगर बैलेंस रख के चलना है। तो बार में ऐसे दोस्त आने चाहिए, बार की क़यादत ऐसे दोस्तों के पास होनी चाहिए जो अपना पर्सनल कोई एजेंडा ना रखते हो, ना फॉलो करना चाहिए। आपने 18 साल, 20 साल, 40 साल प्रैक्टिस कर ली है, आपने जो अल्लाह ने आपको जितना देना था या कराना था, आपका वकालतनामे की जो वैल्यू बननी थी, बस वो हो चुकी है। अब अगर आपने बार पॉलिटिक्स में आना है तो फिर आप कुछ ऐसा, वही शर्फ फरीदी साहब का लाइन ऑफ एक्शन, और उनके बाद कई सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा बड़े बड़े काम किए हैं वकला के लिए, और उनकी वफात के बाद भी आज हम सब दोस्तों को याद करते हैं। तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है, आई हैव एन एजेंडा, आई हैव अ लाइन ऑफ एक्शन, आई हैव अ प्लान। एंड अगर अल्लाह मेरी मदद करते हैं, अल्लाह पाक मुझे गाइड करते हैं, इंशाल्लाह दोस्त सपोर्ट करते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाऊंगा जिंदगी रही तो। जैसे बार और बेंच के ताल्लुकात जो हैं आजकल लचक सुनने में आ रही है कि 26 अमेंडमेंट के बाद काफ़ी लचक पैदा हो गई है इनमें। तो बार काउंसिल का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? देखें, बार काउंसिल को ए पॉलिटिकल होना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल फर्म बिलीव रखता हूँ कि किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना आपका राइट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर योर freedom. You can join any political party, mainstream political party that you feel like. But when it comes to the black court, when it comes to the bar, any issue relating to bar or the overall stature of the bar, मैं तो ये कहता हूँ कि जब बारूम के दरवाजे के अंदर जो आप एंटर हो गए, तो फिर चाहे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो वो दरवाजे के बाहर रह जानी चाहिए चीज़। मेन आपका फोकस होना चाहिए अपने काले कोट के वो भाई जो आपके साथ, आपके जनाजे में, आपके अस्पताल में, आपके मसले में, आपके रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं, आपके काले कोट के साथ ही भाई एक ख़ानदान है, ये एक कम्युनिटी है। मैं हर बार ये कहता हूँ, मेरा स्ट्रेस इसी बात पे है कि आप ब्लैक कोड की जो कम्युनिटी है उसको डिवीजन की तरफ ना लेके जाएं, कहीं ज़ुबान के किसी पॉलिटिकल बेसिस पे, कहीं कोई और कार्ड, कहीं कोई तबकाती समाजी उसमें डिसबैलेंस, डिसहार्मनी आप क्रिएट करते हैं। तो बार शुड बी इंटैक्ट, फुली अलाइंड, इन डिसिप्लिन। इंटरनल हमारी बार पॉलिटिक्स में हम जो भी ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, जिस तरह पॉलिटिक्स होती है, हमारे इख्तलाफात हज़ार हाँ हो, वो अपनी जगह हो, बट जब लार्जर पिक्चर में बात आएगी बार की और जनरली वकला की, लॉयर्स की, तो फिर मैं तो हमेशा वॉलंटियर करके गया हूँ। हमेशा मैंने अपने वकला भाइयों के साथ खड़ा होना ज़्यादा मुनासिब समझा है बनिस्बत किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी पर्सनल जो भी एजेंडा होता है उसको परसू करने। इस वक्त कराची की बार में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों बार्स में जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा मसले कौन से पेश होते हैं, दरपेश होते हैं? देखिए, ये ऐसा
आइसोलेशन, ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं पिछले 3 सालों से इसको एग्जामिन कर रहा हूँ और ये दुख भी होता है मुझे कि देखें, अब हमें एक 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 सोच डेवलप करनी होगी हमें। मैं अब जूनियर्स की बात नहीं कर रहा, हमें एज मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। स्पेशली दो सीनियर्स जो कि ख़ुद को बार पॉलिटिक्स में इन किए हुए हैं और वो बेहतर समझते हैं कि हमें बार में कुछ वकला के लिए करना है। तो इन लोगों को हमें सर जोड़ के बैठना होगा कि हम क्या अपना कोई प्रोग्राम रखते हैं। एज सच मुझे नहीं लगता, मुझे आज तक कोई जामे मुस्तकिल और मंतक पे उतरता हुआ एक जामे स्ट्रैटेजी या प्लान यंग लॉयर्स को कंपनसेट करने के, यंग लॉयर्स को उनका फ्यूचर देखने के लिए उनको गाइड, कोई भी एक कोई प्लान नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। होना ये चाहिए कि देखें इसकी जेनेसिस आप समझे ज़रा। अभी तकरीबन 500 से 800 यूथ जो है वो साल का आ रहा है बार में, वो इनरोल हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आगे 5 साल बाद 8 साल बाद सैचुरेशन पॉइंट इसका कहाँ तक जाता है। तो हमारे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, जो हम लोग बैठे हुए हैं, हमें सर जोड़ के ये बैठना होगा कि हमारा कोई साथी कहीं काफिलों में मिसगाइड ना रह जाए, कहीं पीछे ना रह जाए। हमारे पास एक, जो मैं बोल रहा हूँ, एक जामे मुरत्तब पॉलिसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली ये यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए होना चाहिए। होता यह है कोई यंगस्टर आते हैं, अच्छा फिर यंगस्टर्स जो है ऑब्वियसली इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस, कोई घोटकी से आएगा, कोई शिकारपुर से आएगा, कोई सक्खर से आएगा। सो जो मेन इफ्लक्स है, कोई कोयटा से आएगा, आई केम फ्रॉम देयर, कोई पेशावर से आएगा, कोई लाहौर से आएगा, कोई कहीं से। तो इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस हमारे बहुत साथी आएंगे कराची में, और यहाँ कोई हाई कोर्ट में होगा, कोई मलीर में होगा, कोई केबीए में होगा। हमें ये, अच्छा वो अब वो 3-4 बुनियादी चीज़ों से लड़ेगा। वो जब यहाँ आएगा उसको सबसे पहले अपने रिहाइश के मसले से जूझना पड़ेगा। आई कैन फील दैट। उसके बाद वो जहाँ रिहाइश कर रहा है उसकी पानी बिजली, उसकी मेंटेन, उसकी टेंशन में उसका होगा। फिर वो जो कोर्ट से आना जाना, उसकी कम्यूट है कि बस में जाऊँ, बाइक पे जाऊँ, क्योंकि मैं मुझ पे गुजरी है सारी, मुझे पता है, ये उसको होगा। और ऑन टॉप ऑफ इट, जिसमें अब सीनियर भी आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, इवन मैं आ जाता हूँ, हमारे पास कोई मतलब एक तो ओवरऑल जनरली सोशल इनसिक्योरिटीज़ होती है, फिर हमारे वकला की अपनी विद इन सोशल इनसिक्योरिटीज़ है जो एड्रेस नहीं हो रही बहुत टाइम से। तो मैं ये गुजारिश भी करता हूँ सब दोस्तों से कि सीनियर्स ने यंगस्टर्स को लेके चलना है, ना कि उनको इस तरह स्ट्रे। देखें हम भी कभी जूनियर थे, मैं भी कभी जूनियर था, 20-21 साल पहले मैं भी आया फील्ड में। मुझे भी कोई सीनियर ने बोला होगा कि बेटा अपनी टाई सीधी कर लें, यस सर। बेटा आप कोर्ट ऐसा ना करें, यस सर। बेटा आर्ग्यू करते हुए आपने इस तरह नहीं करना, जज से इस तरह बात करनी है, यस सर, थैंक यू सर। बार रूम में आपने क्रॉस लेग्स नहीं बैठना, बार रूम में आपने चीखना नहीं है, सीनियर से आपने ये नहीं करना। कोई सीनियर खड़ा होता है तो आपने अपनी चेयर जो है उनको बैठने के लिए दे देनी है। तो ये सारी एथिक्स हमने कॉलेज वगैरह में नहीं सीखी थी, न वो आपको वहाँ इतना सिखा सकते हैं। ये आपको यहाँ सीनियर्स आके गाइड करते हैं और आपको 1-2 साल 3 साल का एक पुश मिल जाता है, जिससे फिर अब बंदा अपने नसीब में कमाता है और आगे चलता है, प्रोग्रेशन होती है। हमने अभी हफीज़ पीरज़ादा दोबारा नहीं आएगा, ना शरीफ पीरज़ादा आएगा, ना हालिफ भुट्टो साहब आएंगे, ना अल्लाह बख्शे काजी साहब अभी इंतकाल हुआ है। तो ये जो लाखों साहब थे, अल्लाह बख्शे, मतलब एक नाम थे, ये बड़े ज़बरदस्त लोग थे, अबुल इनाम साहब थे। तो अब जो यंगस्टर है ये है कल के शरीफुद्दीन पीरज़ादा, इसी में से आना है, कल का हफीज़ पीरज़ादा इसी में से आना है, कल में इसी में से आना है, और इन लोगों ने हमारा चेहरा बनना है 20 साल बाद लेट से। अच्छा सर, यंग एडवोकेट को डेवलप करने में बार काउंसिल का किरदार होना चाहिए या बार एसोसिएशन का? देखें ये म्यूचुअल एफर्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल एफर्ट इन द सेंस होनी चाहिए कि जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि आप जब बार की क़यादत में आ गए, बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल है, आपके मेंबर्स हैं, वो आपके भी मेंबर है, आपके भी मेंबर, आप दोनों को काम कर लें, खैर का काम कर लें। दोनों इतना फैसिलिटेशन उनके लिए रखें कि उनको मुश्किलात कम से कम फेस करनी पड़े, स्पेशली जो उनकी ग्रोइंग एज होती है, पहले 3-4 साल। प्रोग्राम्स देने चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए उन दोस्तों के लिए। तो ये दोनों का फ़र्ज़ है। बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी, सिंध बार काउंसिल के खैर अपने वो हैं, उसको तो ज़्यादा करना चाहिए, मगर एसोसिएशन को भी करना चाहिए। सर, सिंध बार काउंसिल का जो टेन्योर है, आपकी नज़र में क्या ये टेन्योर ज़्यादा नहीं है? 5 साल का टेन्योर काफ़ी बड़ा है सिंध बार के लिए,
ये बार एसोसिएशन का 1 साल का है सिर्फ, बार काउंसिल का 5 साल का, एक मेंबर 5 साल पूरे करने के बाद फिर से वही फेस हमें देखने को मिलते हैं। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन तो अपने दिल में ही रखूँगा। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कई दोस्त रिपीट कर रहे हैं, तो मैं किसी का ना अंडरमाइन करना चाहता हूँ, ना प्रेजुडिस करना चाहता हूँ। बात यह है कि 5 साल शायद ज़्यादा है, 3 साल होने चाहिए। 1 साल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो साल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो जो अगर आपने कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने या कुछ करना है तो वो शायद उसके लिए कम हो। 5 साल कुछ बहुत ही ज़्यादा है। 3 साल मेरे ख्याल से सिंध बार के लिए काफ़ी अरसा है। 3 साल में भी अगर कोई कुछ नहीं कर सका तो फिर तो मतलब कुछ भी नहीं कर। अच्छा सर, लीगल एथिक्स के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उस पे आप लीगल एथिक्स के लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपके माइंड में हैं, आप लाना चाहते हैं? लीगल एथिक्स पे तो बहुत क्या कहते हैं, जंगी बुनियादों पे काम करना होगा। मैंने शुरू में आपको बोला कि हमारी यूथ बहुत रोबस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है। क्यों मैं फ्रेश लड़कों से मिलता रहता हूँ, गाइडेंस नहीं है उनको, सपोर्ट नहीं है उनको, डायरेक्शन ही नहीं है किसी की। तो वॉर फुटिंग पे जो है वो काम होना चाहिए लीगल एथिक्स पे। बच्चों को, न्यू कमर्स को सबसे पहले तो 2 साल में ये उनको बाकायदा उनका एक मिजाज ऐसा बनाया जाए कि वो जो वकील के लिए दरकार है, जो एक वकील के लिए शाया निशान है, वो उस टेंजेंट पे लाइफ को आराम आराम से ले आए। तो उसके लिए लीगल एथिक्स हो गई, मॉरली, अदरवाइज बार में कैसे मूव करना है, कोर्ट रूम्स में कैसे करना है, क्लाइंट डीलिंग में कैसे करना है, क्लाइंट्स को कैसे आपने कहाँ कहाँ तक आपने क्लाइंट्स को लिमिटेशन देनी है, कहाँ कहाँ तक क्लाइंट को आपने एक्सेस नहीं देनी। और इस तरह के जो भी मामलात हैं वो इन बच्चों को आपको बाकायदा प्रोग्राम्स, स्टडी प्रोग्राम्स रखें, आप कॉलेजेस में रखें, जो भी रखें, वॉर फुटिंग पे होने चाहिए। हर महीने आपकी एक बड़ी गैदरिंग जो है कन्वीन होनी चाहिए, वो वेल पब्लिसाइड होनी चाहिए, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो वहाँ आएँ। सीनियर्स होने चाहिए, सीनियर्स वहाँ उनकी क्लासेस लें, उनको समझाएं कि किस तरह एक वकील को मूव करना है सोसाइटी में भी, बार में भी, और कोर्ट रूम में उसने कैसा उसने परफॉर्म करना है, या क्या तरीके हो सकते हैं, और अपने सीनियर्स के साथ और अपने जूनियर्स के साथ उसने कैसा बिहेवियर रखना है ओवरऑल जनरली। तो इस पे बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए, जो कि लैकिंग है। सिंध बार काउंसिल में शफाफियत और एहतसाब के हवाले से आप बेहतर बनाने के लिए कौन से इकदाम करना चाहते हैं? जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले इस पे प्रॉपर जो है इसका स्टेचुटरी मैकेनिज्म बनाया जाए। मैकेनिज्म है, आई एम श्योर उसको वो नहीं किया गया, उसको मैं फ़ौरन से पेशतर करूँगा, क्योंकि ये मेरी नज़र में अमानत पैसे होते हैं, ये यतीमों के पैसे होते हैं, बेवाओं के पैसे होते हैं, उनके फंड्स होते हैं, बीमार सीनियर वकला के अमानत पैसे होते हैं। इसमें से तो 1 रुपया 1 टका भी अगर मैं समझता हूँ ये चाय का कप अगर सिंध बार के ख़र्चे से आएगा तो मेरे ऊपर तो वो भी हराम होगी, क्योंकि वो तो पैसे मेरे हैं ही नहीं, वो सिंध बार के पैसे हैं। और सिंध बार का वो फंड जो है वो बेनेवलेंट फंड है, वो फंड वो है जो मैं लाइक आई सेड कि वो यतीमों और बेवाओं का फंड है, उसकी चाय हम कैसे पी सकते हैं। तो उसका प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए, हर साल उसका ऑडिट होना चाहिए। किसी भी वेल रिनाउंड अर्नेस्ट एंड यंग है या कोई सिद्धार्थ वाले बड़ी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इंगेज हो, और वो हर साल के अकाउंट्स वो करके स्ट्रक करके वो नोटिस बोर्ड पे लगाए, ताकि सबको पता हो कि अकाउंट्स कितने हैं, क्या है, किधर गए हैं, और वो बुक्स जो है वो एट ऑल टाइम्स किसी ओपन एक्सेसिबल जगह पे अवेलेबल हो फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एनी ऑफ आवर लॉयर ब्रदर्स। सर, ख्वातीन वकला की नुमाइंदगी काफ़ी कम नज़र आती है बार काउंसिल में। बार काउंसिल में तो काफ़ी कम होती है, बार एसोसिएशन में भी कम होती है। तो इस चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या हमारी ख्वातीन इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है? ख़वातीन बहुत कॉम्पिटेंट हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत अच्छी अच्छी हमारी वकला बहनें, हमारी साथी हैं, कोलीग्स हैं, जो बड़ा हाई रिगार्ड रखती हैं बार में, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। काफ़ी सारी अभी जब हमारी जस्टिस सना मिनाज साहिब हैं, वो हमारे पास साथ एज अ कोलीग प्रैक्टिस करती रही हैं, एंड शी वाज एन अमेजिंग लॉयर। इसी तरह और कई फीमेल लॉयर्स हैं, इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं
हमारी कोलीग थी, वो बहुत अच्छी लॉयर थी। तो पोटेंशियल तो बहुत है, पोटेंशियल का मसला नहीं है। थोड़ा सा आपका सोशली ना, आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अभी तक, सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली। अब ख़वातीन, मेरे ख्याल से कुछ साल पहले कुछ मैंने कहीं से कुछ मामलात ऐसे थे कि शायद सिंध बार काउंसिल में कुछ फ़ीमेल के लिए अलग से सीटें मुख्तस कर दें, उस पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक खातून के लिए जो घर में बच्चों से लेके, शोहर से लेके और अपने घरेलू बाकी मामलात के साथ साथ फिर वो अपने क्लाइंट को भी देख रही है, फिर वो कोर्ट तक भी आके अपना केस भी बेचारी चला रही है, तो आप समझ लें कि उसने पूरी जिहाद की है। मैं और आप अगर सोसाइटी में वकालत स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी बाइक पे बैठ के, तो कभी बस पे लटक के कोर्ट तक पहुंच के क्लाइंट के रात को 12 बजे भी सोराब गोल चले गए, कोई तरीका कर लिया। आप सोच सकते हैं किसी लेडी के लिए कितना मुश्किल है इन हालात में आपके साथ कॉम्पीट करना। इट्स अ कॉम्पिटिटिव फील्ड। हालांकि उसमें पोटेंशियल है, हालांकि वो बहुत अच्छी, उसका एक्यूमेन है, अल्लाह ने उसको अच्छा जहन दिया, वो अच्छा वकील बन सकती है, मगर उसको हालात ही इस सोसाइटी ने ऐसे बना के दिए कि वो कम्पीट ही नहीं कर पा रही। हमें कम से कम जो है वो बहुत कुशादा दिल, बहुत कुशादा जहन होना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं जुडिशरी के हवाले से लूँ तो पॉइंट्स में है इनकी नुमाइंदगी बेंच पे। बार में अगर लेता हूँ तो डेसिमल्स में है इनकी नुमाइंदगी, और अगर मैं ओवरऑल प्रोफेशन में लूँ तो भी बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से अगर मुआशरा जो भी है, और मैं देख रहा हूँ अच्छा है, अभी पिछले 3-4 साल से मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो है वो बार में एक्सेप्टेंस भी बढ़ती जा रही है। और मैंने देखा है माशाल्लाह बच्चियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी होती है, सिटी कोर्ट में अपना केस चला रही होती हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी अपनी बेटी अभी इंशाल्लाह इनरोल हो जाएगी चंद माह में। तो अब हम अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके। सर, बार काउंसिल में और बार एसोसिएशन में, बार प्रोजेक्ट्स में तो पैसा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप इसके हक में हैं क्या? तो एक आम आदमी किस तरह से लीडर बन सकता है जब इतना पैसा इन्वॉल्व होगा तो? एक मिडिल क्लास के ये बड़े दुख की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि लाइक आई सेड, मैं तो बार पॉलिटिक्स में कभी था ही नहीं। 17-18 साल मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है। तो मुझे तो वही वक्त याद है जब ये बैनर या कार्ड्स या खाने पीने ये चीज़ ये तो होती ही नहीं थी, बल्कि बारों में कोई साहब आते थे और कोई और साहब चाय पीते हुए किसी तीसरे साहब के कान में बोलते थे कि यार ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं फलां सीट के लिए। और कई तो हमें इलेक्शन के दिन पता चलता था कि फलां साहब जो है वो वीपी पे आ रहे हैं, फलां साहब जो है जॉइंट पे है। तो काफ़ी डिसीजन हमें उसी दिन करने पड़ते थे कि अभी किसको हम दें, बिकॉज वी यूज्ड टू नो एवरीवन। जो अच्छा वकील होता था, जो अच्छा इंसान होता था, जिसका अच्छा इखलाक होता था, उसको हम प्रेफर करते थे। तो पैसे वैसे का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। वो दिन भी मैंने देखे। अब मैंने ये दिन भी देखे हैं जहाँ करोड़ करोड़ का जो है वो एक रात का जो है वो कोई डिनर होस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, खरीदो फरोख्त भी चल रही है। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आप ये बात तो अपनी जगह है कि एक आदमी है, ठीक है, वो अदरवाइज उसका राइट बन रहा है, वो डिजर्विंग है, मगर सिर्फ इसलिए वो टेक्निकल नॉकआउट है कि उसके पास यार 10 दोस्तों को खाना खिलाने के या कोई बड़ा प्रोग्राम करने के उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पोटेंशियल नहीं, तो वो इसलिए बेचारा नॉकआउट फील करे। हालांकि अदरवाइज वकीलों में तो ये नहीं होना चाहिए। वकीलों में तो क्राइटेरिया सिर्फ 2 होने चाहिए। नंबर 1, कोई भी जेन्युइन प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। नंबर 2, वो अच्छा इंसान हो, अच्छी सलाम दुआ हो, उसकी पर्सनल ज़िंदगी की उसकी कोई खामी, उसकी कोई कमी, उसकी कोई बेशी, उसका वो पर्सनल अफेयर है। बार में मेरे साथ ओवरऑल जनरली असूलों पे वो कैसा है वो मेरे लिए काउंट करता है। वो जेन्युइन प्रैक्टिसिंग लॉयर है। जेन्युइन प्रैक्टिसिंग लॉयर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वो मुझे रोज़ आना चाहिए। बार का जो स्टेक होल्डर है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है। जो वहाँ प्रैक्टिस करता है उसी को ही मसला है कि मेरी टूटी ख़राब है, तो मेरे ये सही नहीं है, तो मेरा वो सही नहीं है, मैं यहाँ आ रहा था पुलिस ने मुझे रोक दिया। सारे मसाइल जो वो है वो कन्वर्ज होते हैं। जो स्टेक होल्डर बनता है वो बनता है जेन्युइन प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो हमें सिलेक्शन हमेशा जेन्युइन प्रैक्टिसिंग दोस्तों की करनी चाहिए, न कि हमें पैसे पे और ये जो पॉम्प्स हैं, ग्लोरीज हैं, ओवर ग्लोरीफाइड हैं, इसको बिल्कुल मैं डिस्करेज करता हूँ। अभी असल में मसला ये है कि ये मुझे भी करने पड़ रहे हैं।
थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको वो करने की, मगर फिर भी इफ़ यू हैव टू कम्पीट, अब ये मुझसे पहले ये बिसात बिछाई गई है। मेरे बाहर पॉलिटिक्स में आने से पहले ये ट्रेंड सेट हो चुके हैं कि जी खर्चा करेंगे, मैंने नहीं सेट किए। तो अल्लाह करे कि ये मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, जिस तरह डी एस्केलेट करेंगे मेरा बिल्कुल डी एस्केलेट होता चला जाएगा, मेरे कंपेटिटर्स जो भी होंगे जिस साल भी होंगे। मगर मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप पैसे ज़ाया करें, खर्चे करें, दोस्तों के साथ बिल्कुल खाने खाएं, सब कुछ करें, मगर एक्स्ट्रा वेगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ग्लोरीफाइड नहीं करना चाहिए चीज़ों। अच्छा सर, नौजवान वकला को बाखिर बनाने के लिए आपके मंशूर में कौन सी इकदामात हैं, कौन सी चीज़ें हैं आपके मंशूर में? उसके जो बुनियादी मसाइल हैं उसको आप एड्रेस करें सीरियस होके, वो खुद ही अपने लिए रास्ते निकाल लेगा। अब आप पूछेंगे कैसे? आप उसको पहला पीस ऑफ माइंड किसी तरह करके दें, उसकी रिहाइश का, उसकी बिजली का, उसका पानी का, उसका गैस का, कि बेटा आप आए हो, एक क्राइटेरिया रखे, एक सिस्टम ऐसा बन सकता है, बनाया जाए कि बेटा 1 साल से लेके लेट्स से 2 साल तक के जो यंग है, जो न्यू कमर्स हैं, 2 साल 3 साल कोई भी रख लें, उनको हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दें जिसमें वो रूम शेयरिंग हो और वहाँ के बिल्स जो है वो सारे किसी तरह हम कोई फॉर्मूला डेवलप करें जो वहाँ से पेड हो। ये 2 साल उसकी रिहाइश का मसला हल हो गया। दूसरा, उसको आप बसों का एक नेटवर्क बना के दे दें कराची सिटी में, गुलशन अदीद से लेके सुरजानी, किमाड़ी, मलीर, सेंट्रल, गुलिस्तान जौहर, एक नेटवर्क बना लें। इज्जत के साथ वकील अपने यूनिफॉर्म में भी अगर ट्रैवल करे तो वो बस में डिग्निफाइड मैनर से ट्रैवल करे। तीसरा, आपका अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी हॉस्पिटल के साथ लूज अरेंजमेंट कर लूँ 50% डिस्काउंट पे या 20% डिस्काउंट पे, या किसी अदरवाइज चैरिटी वाले हॉस्पिटल में जो है वो कोई नहीं, ये मैं नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये 70 साल में यहाँ वकील अभी तक कोई अस्पताल क्यों नहीं बना सके। आपको हैरानगी होगी कि मैं 3 साल 4 साल से जब से बाहर में आया हूँ, हॉस्पिटल की बात मैंने शुरू की, उससे पहले हॉस्पिटल की बात नहीं थी। उससे पहले मैं माइक्स पे जब तकरीरें सुनता था, सब सिर्फ ये तकरीर होती थी, जी वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, वेलफेयर। मैं पहले दिन और आज भी यही बात करता हूँ कि वेलफेयर जो है भाईजान, वो वकील को वेलफेयर नहीं चाहिए। वकील को तो अल्लाह ने बनाया है वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए। वो कैसे किसी से वेलफेयर मांग सकता है? उसकी डिग्निटी को सिक्योर करने के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जब उसकी डिग्निटी के जो बुनियादी 3-4 जो एवरीडे देखें, 80% लॉयर्स जो है वो तो मैंने वो ज़िंदगी गुजारी हुई है, मैं आज भी उसी में ही हूँ कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, पीछे तो कुछ नहीं है। तो 80% अगर वो लॉयर्स हैं जो अब कमाएंगे तो खाएंगे वाली पोजीशन में, तो उसको रिहाइश का, उसको हेल्थ का, उसको बाकी काफ़ी सारी चीज़ों के मसाइल तो उसको है, वो तो इनसिक्योर फील करेगा खुद को। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है, उसको उसके मालिक मकान ने बोला है कि आपने सुबह ये खाली करना है मकान या कमरा, और उसको उसके सीनियर ने फाइल पकड़ाई हुई है कि सुबह आपने बेटा इस केस में क्रॉस एग्जामिन करना है। वो फोकस कैसे करेगा उस फाइल पे पढ़ते हुए कि सुबह उसने क्रॉस करना है? उसके माइंड में ये चल रहा है कि सुबह ये सामान मेरा बाहर फेंक देगा। वो कैसे अच्छा वकील बन सकता है? तो लाइक आई सेड, 3-4 स्टेप्स में ये बड़े काम है। ये वो नहीं है कि बाथरूम की टूटियां सीधी कर दी या कोई टीवी ला के लगा दिया, बाहरों को कलर वलर करके कुछ, ये मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं चाह रहा हूँ आप कॉन्क्रीट सॉलिड बड़े काम करें, बड़े इक़दाम करें। हॉस्पिटल अपना हो गया, जूनियर सीनियर 80% 85% लॉयर्स का ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा जो इनसिक्योरिटी होती है वो एड्रेस हो गई। क्योंकि आपको पता है कि जो रोज़ कमा के खाने वाले दोस्त हैं, मेरे जैसे ऐसा वक्त देखते हैं खुदा न खास्ता कि वो अचानक से उनके ऊपर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, बच्चे पे, बेगम पे, बाप में, माँ पे, भाई बहन पे, किसी पे भी ख़ानदान में, और उसने जो जमा पूंजी होती है, जो कमाई होती है, वो उसकी चली जाती है। उसको कम से कम ये सिक्योरिटी माइंड में हो कि भाई मेरा खुदा न खास्ता बाइक से गिर के मेरी टांग टूट गई तो मेरा अपना अस्पताल है, मैं वहाँ जाऊँगा, किसी का एहसान नहीं है, मेरा ज़मीर या मेरा जो एक खुददारी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, मेरा अपना हॉस्पिटल है, मैं वकील हूँ, मेरा इलाज वहाँ पे फ्री हो।
तो ऐसा एक वकीलों का हॉस्पिटल होना चाहिए, एक वकीलों का यंगस्टर्स का जो सिर्फ 2 साल के प्रोग्राम होना चाहिए वहाँ पे, 2 साल पूरे हुए फिर वो बच्चा इस पोजीशन में कम से कम है कि वो आगे खुद को एडजस्ट करे और नए साथी को मौका दे वहाँ पे उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने का। उनका एक हॉस्टल होना चाहिए ताकि वो रात को खाना खाएं प्रॉपर आराम से, उनको सब्सिडाइज रेस पे खाने वगैरह मिले। ये प्रोग्राम मेरे माइंड में है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको दिखाई दूंगा इन पे काम करते हुए। और इनका जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया, आपने उसका इलाज का कर दिया, आपने उसकी यूटिलिटीज़ को फ्री कर दिया, आपने उसके रिहाइश को फ्री कर दिया, फिर उस बच्चे को क्या चाहिए, उसकी खुददारी फिर कॉम्प्रोमाइज़ इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू अमल कासिम साहब के साथ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई गुफ्तगू, नए सवालात, नए मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।